हेलो ऑल, मैं हूँ चांदनी जैसल, योर बायोलॉजी टीचर एंड आई एम हियर टू मेक बायोलॉजी द ईज़ीएस्ट सब्जेक्ट ऑफ योर लाइफ। आज हमें जो चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ और इसके चैप्टर के बारे में अगर बात करूँ तो ये चैप्टर 8 टू 9 मार्क्स का आया है पिछले सालों में, ठीक है? तो आप समझ सकते हैं कि इस चैप्टर की अच्छी खासी वेटेज रही है बोर्ड्स में। ठीक, तो ये चैप्टर हम कवर करेंगे। इसमें मैंने पूरी एनसीईआरटी अच्छे से डाल दी है सो दैट आपको एनसीईआरटी दोबारा से गो थ्रू करने की ज़रूरत ना पड़े। नोट्स आपको अभी इस टाइम पर तो प्रेज़ेंटली आप बनाओगे तो आपका टाइम ही वेस्ट होना है, ठीक है? तो नोट्स मैंने आपको रेडीमेड दे दिए हैं। आप बस मेरे टेलीग्राम पर जाना, जैसलवर्स टाइप करना या मैं आपको लिंक भी दे दूँगी। उसमें आपको रेडीमेड नोट्स मिल जाएँगे। बहुत क्रिस्प नोट हैं। आप अच्छे से अगर आप उसको गो थ्रू कर लेते हो तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो बिना समय खराब किए हुए हम अपना चैप्टर जो है उसे स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो बेटे, चैप्टर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। अब हम थोड़ा ना अपनी हेल्थ की कहाँ से शुरुआत हुई थी, लोगों ने कब से इसके बारे में बात करनी शुरू करी, उसके बारे में थोड़ा सा जानना शुरू करते हैं। ओके, अर्लियर हेल्थ वॉज कंसिडर्ड अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड विद अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर और फ्लूइड्स, ठीक है? ये जो था, दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय ग्रीक्स लाइक हिपोक्रेटिस, कुछ भी कहो आप इसको, एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। देखो बेटा, कुछ ग्रीक्स फिजिशियंस थे, ठीक है? उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी जिसे हम कहते थे गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, ठीक है? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो इन्होंने बताया था कि बॉडी के अंदर ना 4 फ्लूइड्स होते हैं बेसिकली, ठीक है? ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल और आपका फ्लेम, ठीक है? इन चारों फ्लूइड्स का ये जो ह्यूमर्स बोला गया है यहाँ पे, देख रहे हो ह्यूमर्स, ये जो 4 फ्लूइड्स थे, अगर इनका एक बैलेंस बना रहता है ना, अगर एक सर्टेन बैलेंस बना हुआ है, तो आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल ढंग से काम करेगी, ठीक है? और अगर इसके अंदर से कुछ भी इम्बैलेंस हुआ, तो आपको डिसीज़ हो जाएगी। और इतनी हद थी पहले तो कि अगर किसी मतलब डिसीज़ को ना अगर इंसान अच्छे से मतलब अपना काम नहीं कर पा रहा, उसे कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो इसको एक सुपरस्टिशन से जोड़ दिया जाता था, ठीक है? कि ये तो पनिशमेंट ऑफ गॉड है, ये तो मतलब भगवान की तरफ से ये चीज़ें हुई हैं, मतलब बहुत सुपरस्टिशन था पहले, ठीक है? और फिर ये चीज़ बोली गई गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस में कि भई देखो, ये 4 फ्लूइड्स हैं, अगर जैसे पहला है आपका, मैं बता देती हूँ, ब्लड, ठीक है? अगर ब्लड में कोई भी चीज़ ज़्यादा हुई, ठीक है? उसे कहते थे सैंग्विन। अगर ब्लड का फैक्टर या एलिमेंट किसी के अंदर ज़्यादा है तो उसे कहते हैं सैंग्विन। और ऐसे लोग जो होते थे ना वो बड़े चीयरफुल होते थे, समझ रहे हो? बहुत चीयरफुल। देखो, मेरी राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना बेटा, पेन टैब पे मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आती, वैसे मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। ठीक है? बहुत चीयरफुल होते थे, बहुत एनर्जेटिक होते थे, समझ रहे हो? और बहुत सोशल लोग होते थे, जिनके अंदर ये ब्लड वाला फैक्टर जो है वो ज़्यादा होता था, ब्लड वाला एलिमेंट ज़्यादा होता था, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं हम येलो बाइल के बारे में। येलो बाइल जिसमें ज़्यादा होता था, उन्हें हम कहते थे कोलेरिक, ठीक है? और ये जो कोलेरिक लोग होते थे ना, ये बहुत ज़्यादा ऐसे एंग्री बर्ड टाइप के होते थे, बहुत एंग्री, एग्रेसिव, समझ रहे हो? गुस्सा बहुत आता था इन लोगों को। लेकिन ये लोग ना लीडर टाइप थे, लीडर टाइप के लोग थे ये, ठीक है? फिर जिसके अंदर ब्लैक बाइल ज़्यादा था, ब्लैक बाइल। ब्लैक बाइल जिसके अंदर ज़्यादा था, उन्हें कहा जाता था मेलेंकोलिक, मेलेंकोलिक। अब मेलेंकोलिक का वैसे ही मतलब अगर आप देखोगे ना, तो जो दुखी से परेशान, हैरान टाइप के लोग रहते हैं ना कुछ-कुछ, उनको कहा जाता है मेलेंकोलिक, ठीक है? जैसे कि ये जो मेलेंकोलिक थे, ये बहुत सैड, सीरियस, ठीक है? और बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब जैसे वो नहीं होता कि बहुत थॉटफुल टाइप के लोग होते थे ये लोग, ठीक है? बहुत मतलब एकदम दुखी, परेशान, उदास से पड़े हुए हैं। उसके बाद आता था फ्लेम। फ्लेम का एलिमेंट जिनमें ज़्यादा होता था, उसे हम कहते थे फ्लेमेटिक, ठीक है? फ्लेमेटिक जो होते थे, ये लोग जो थे ना, ये बड़े काम, कंपोज़्ड, एकदम सीरेन टाइप के लोग, एकदम शांति पसंद लोग, ठीक है? लेज़ी, बहुत लेज़ी होते थे ये लोग। और जैसे वो लोग नहीं होते जिन्हें बहुत न्यूट्रल टाइप के होते हैं, जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी क्लास में भी ऐसे कुछ लोग होंगे, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, ठीक है? जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अरे हो रहा है होने दें, मैडम ने डाँट दिया डाँटने दें, क्या होता है? कुछ नहीं होता, समझ रहे हो? इस तरीके के जो लोग होते हैं, वो होते थे फ्लेम, लेज़ी टाइप के लोग, काम टाइप के लोग, समझ रहे हो? तो अब इनके अंदर क्या होता था, और ये बहुत पीस लिविंग पीसफुल टाइप के लोग होते हैं ना क्लास में, कुछ-कुछ, छोड़ ना यार, अरे बोल दिया उसने, छोड़ जाने दे। तो ये 4 चीज़ें होती थी इनके अंदर, मतलब गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस में ये 4 चीज़ों के बारे में बताया गया था, जो कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में बना रखा है, ठीक है?
येलो बाइल, ब्लैक बाइल, फ्लेम और ब्लड, एयर, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती थी। अब इन्होंने कहा कि अगर इनमें से, इन चारों चीज़ों में से अगर किसी भी एलिमेंट का थोड़ा-सा भी डिसबैलेंस हो जाता है ना, तो इंसान को बीमारी लग जाती है। ये तो ग्रीक हिपोक्रेट्स ने बताया था। अब इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम जो था ना मेडिसिन का, है ना? दैट वाज़ गिवन बाय चरक एंड सुश्रुता। इन्होंने भी कुछ चीज़ें बताई। इन्होंने बताया कि पहली चीज़ होती, इन्होंने ना त्रिदोषा के बारे में बात करी। 3 दोष होते हैं बॉडी में। अगर आपका वात बढ़ गया, वाता, ठीक है? वात बढ़ गया, जो कि एक होता है विंड एलिमेंट। अगर आपकी बॉडी में विंड एलिमेंट बढ़ गया, तो आपकी बॉडी में कोई ना कोई परेशानी होगी। दूसरा इन्होंने बताया पित्ता, पित्त, ठीक है? जो कि होता है बाइल या आपका फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट अगर बढ़ गया, उसकी वजह से डाइजेशन की, पेट की दिक्कत रहती है, ठीक है? और तीसरी चीज़ आई कफ़ा, कफ, ठीक है? ये होता है आपका वही फ्लेम, वाटर एलिमेंट, ठीक है? अगर इनमें से कुछ भी इम्बैलेंस हुआ, तो इसका मतलब इंसान जो है वो बीमार पड़ जाएगा। आयुर्वेदिक सिस्टम ने ये बताया, गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस ने ये बताया। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ? अब देखो गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस से रिलेटेड क्या है? एग्जांपल, पीपल विद एक्सेसिव बाइल, ब्लैक बाइल वर थॉट टू हैव हॉट टेम्परामेंट एंड फीवर, ठीक है? कि इन लोगों को भई इनका बहुत टेम्परामेंट हॉट रहता है और इनको फीवर हो जाता है। ये चीज़ें जो थी वो एक मान्यता थी बेसिकली, ऐसा कुछ होता नहीं था और बाद में इसी चीज़ को प्रूव किया विलियम हार्वी ने आके, ठीक है? विलियम हार्वी डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। ये आए और उन्होंने कहा कि देखो, पहले के लोग क्या समझते थे पता है? कि लीवर जो है उसमें हमारी पूरी बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है, वो ब्लड जो है वो लीवर में जाता है और फिर ऐसे-ऐसे सारी चीज़ें होती हैं। विलियम हार्वी आए, उन्होंने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है भई, जो आप सोच रहे हो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो। यूजिंग एक्सपेरिमेंट्स प्रूव्ड गुड ह्यूमर थ्योरी रॉन्ग। इन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होता। हार्ट जो होता है वो पूरी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में हमारे ब्लड को पंप करता है और फिर जो है वो हमारा पूरा का पूरा ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है? ही शोड दैट बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स नॉर्मल इन सच पर्सन, thus disproving the belief, ठीक है? जिसके अंदर ये सारे मतलब एलिमेंट्स भी हैं और ये सारी चीज़ें, और अगर वो इम्बैलेंस में भी हैं, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत ये नहीं है कि इंसान को बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने प्रूव करी और इन्होंने ये कहा कि भई देखो, ये चीज़ तो गलत है। ये चीज़ पूरी की पूरी गलत है, ये जो आपकी हाइपोथेसिस है। एक्चुअल में देखो क्या हुआ ना, फिर आया एक मॉडर्न बायोलॉजी का पूरा सिस्टम। लेकिन मैं अगर आपको बताऊँ कि विलियम हार्वी ने अपने टाइम में इनकी जो एक ये जो थ्योरी थी ना, जिन्होंने इसको खारिज किया कि गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस कुछ नहीं होता। इन्होंने देखो जो सुपरस्टिशंस चले आ रहे थे ना, उसको एक तरीके से इन्होंने क्या किया ना, उसको साइंस के फील्ड में एकदम कन्वर्ट कर दिया। इन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता कि नहीं, मतलब अगर ये मतलब एक पनिशमेंट ऑफ गॉड है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, समझ रहे हो? इसके पीछे एक साइंस होती है, वो विलियम हार्वी ने बताया, समझ रहे हो? तो इनका इम्पोर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा रोल, साइंस की फील्ड में देखा जाए तो, ठीक है? लेटर बायोलॉजी एक्सप्लेन्ड, मतलब जो मॉडर्न सिस्टम है बायोलॉजी का, उसने बताया कि माइंड इन्फ्लुएंसेस हेल्थ वाया न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल का मतलब होता है बेटा पूरा का पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जिससे चलता है, ठीक है? जिसमें नर्व्स आपकी पूरी इंक्लूड होती हैं, आपको क्या करना है, क्या देखना है, सोचना है, ये सारी चीज़ें जो हैं, वो आपको आपका दिमाग बताता है ना? कि भई देखो, नहीं, अभी एग्ज़ाम टाइम आ रहा है, अभी ज़्यादा एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें नहीं देखनी। ये पूरा आपका बॉडी जो है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड होता है। एंडोक्राइन सिस्टम तो आपको पता ही है, जो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं और सारा बॉडी में ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, होमियोस्टेसिस, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हॉर्मोन्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है। बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड हमारी पूरी बॉडी होती है, ठीक है? तो दीज़ सिस्टम्स अफेक्ट द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का मतलब देखो बेटा, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम हुई, ठीक है? जैसे अगर आपको ये लगा कि कोई भी चीज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, ठीक है? कोई भी चीज़ जिससे आपको बहुत स्ट्रेस फ़ील हो रहा है या बहुत आपको एंग्ज़ायटी सी फ़ील हो रही है, उसका फ़र्क आपकी इम्यूनिटी पे भी पड़ता है, समझ रहे हो? अगर आपका मतलब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, तो उसका डायरेक्ट असर आपकी इम्यूनिटी पे पड़ता है। एक एक लंबे टाइम के लिए अगर आप स्ट्रेस में हो, जैसे कोई भी चीज़ हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, तो मतलब आप स्ट्रेस में हो, तो एकदम से आपकी इम्यूनिटी पे इम्पैक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप एक लंबे टाइम से हो ना स्ट्रेस में, तो उसका इम्पैक्ट आपकी इम्यूनिटी पे पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है? और ये पूरी एक साइंस होती है, मैंने आपके वैल्यू एडिशंस के अंदर ये चीज़ बताई हुई है, ठीक है? अब देखो, इतना ही जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन्स आए हैं, पीवाईक्यू मैंने साथ के साथ डाल दिए हैं ताकि आपको बाद में ना पढ़ना पड़े, आप पीवाईक्यू साथ के साथ
लेकर चलते रहो। जैसे कि नेम द साइंटिस्ट हू डिस्प्रूव्ड द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ। 1 नंबर का क्वेश्चन आया था 2020 में। ठीक है? तो वो ये रहे भाई साहब, इन्होंने बताया था। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मॉडर्न बायोलॉजी व्हिच सिस्टम इन्फ्लुएंसेस आवर इम्यून सिस्टम, बगल में ही इसका आंसर दिया हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है? न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम, ये सारे जो हैं ये उसे अफेक्ट करते हैं। अब देखो हेल्थ, सॉरी, हेंस मेंटल हेल्थ कैन डायरेक्टली अफेक्ट आवर हेल्थ। ठीक है? ये जो हमारी मेंटल हेल्थ होती है ये डायरेक्टली अफेक्ट करती है हमारी हेल्थ को, कोई इसमें दो राय नहीं है। इसका वैल्यू एडिशन क्या है देखो, द स्टडी ऑफ हाउ माइंड एंड इम्यूनिटी इंटरेक्ट इज कॉल्ड साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। ठीक है? आपने ये देखा होगा कि जब भी आप स्ट्रेस में होते हो ना, या जब भी आपको एंग्जाइटी सी हो रही है, या मतलब एक ऐसी डिस्ट्रेस वाली कंडीशंस चल रही हैं, तो उस टाइम पर ना इम्यूनिटी लो हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है, इंसान बीमार पड़ जाता है और पेट की बीमारियाँ लगने लग जाती हैं। ठीक है? जैसे गैस्ट्राइटिस हो जाता है, पेट में ज़्यादा एसिड बनने लग जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं, ये सिर्फ़ ऐसे नहीं है कि हम लोग ऐसे-ऐसे बोल रहे हैं, एक्चुअल में ये सारी चीज़ें होती हैं। देखो यहाँ पे ये है भी साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। स्ट्रेस इसीलिए कहते हैं ना कि स्ट्रेस आप बिल्कुल भी मत रहो, इसका आपकी पूरी बॉडी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। समझ रहे हो? फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। अब हम पढ़ते हैं कि कौन-कौन से जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। हेल्थ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है? जिसके अंदर देखो बेचारा जो बच्चा है छोटा-सा, उसकी कोई गलती नहीं है, उसको जीन्स ही मिले हैं, है ना? जो उसकी जो पुरानी, जो उससे पहले वाली जनरेशंस हैं, उनसे उसको वो चीज़ गिफ्टेड मिली है। तो ये जो चीज़ें होती हैं डेफिशिएंसीज़ एंड डिफेक्ट्स, या और डिफेक्ट्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स सिंस बर्थ। ठीक है? जो हमारे पेरेंट्स हैं, क्या पता उनको उनके पेरेंट्स से वो चीज़ मिली हो और वही चीज़ जो है वो अब हमें हमारे पेरेंट्स से मिल गई है। ठीक है? तो इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स होते हैं लाइक थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें जेनेटिकली मिलती हैं। ठीक है? इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस में कॉज्ड बाय वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज़्म। माइक्रो ऑर्गेनिज़्म बहुत सारे होते हैं, है ना? कितने, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोज़ोआ, बहुत सारे जो हैं वो आपके इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। ये सारी की सारी जो अभी मैंने बताया ना, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब, ये सारी चीज़ें अभी हमें अपनी दूसरे पार्ट में ही पढ़नी है और हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, वो मज़ा आएगा बहुत। उसके बाद लाइफ़स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ठीक है? जैसे कि आपका फूड एंड वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं होना, फिज़िकल एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर फिज़िकली इनएक्टिव हो तब तो एक टाइम के बाद बॉडी में तरह-तरह की बीमारियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं। हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, रेस्ट एंड हाइजीन। देखो पानी और खाने से तो बहुत अलग-अलग तरीके की बीमारियाँ होती हैं, जैसे कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, फूड पॉइज़निंग हो गई, डायरिया, डिसेंट्री, ठीक है? यूटीआई, आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है अगर आप पानी बहुत मतलब कम पी रहे हो, या अगर आपने इन्फेक्टेड वाटर कहीं से कंज़्यूम कर लिया है तो। फिज़िकल इनएक्टिविटी से तो भई ओहो! बहुत सारा अलग-अलग तरीके की परेशानियाँ होती हैं, जैसे गैस्ट्राइटिस हो जाता है, समझ रहे हो? गैस्ट्राइटिस, बॉडी के अंदर एसिड जो है वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनने लग जाएगा, अल्सर्स हो जाते हैं। ठीक है? डायबिटीज़ हो जाती है, डायबिटीज़। डायबिटीज़ का जो है वो टाइप 2 हो जाता है। डायबिटीज़ के बारे में मैंने अपने शॉर्ट्स में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, ऑटो इम्यून डिसीज़ क्या होती हैं, सारी चीज़ें। अगर आपके पास टाइम है तो आप जाके देख सकते हो। तो डायबिटीज़ का टाइप 2 लाइफ़स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है? अगर स्मोकिंग तो आपको पता है लंग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है, अल्कोहल से तो लिवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, ठीक है? लिवर सिरोसिस की कंडीशन आ जाती है एक टाइम के बाद। और पर्सनल हाइजीन अगर आप नहीं मेंटेन करते ना, तो भी बॉडी में अलग-अलग तरीके की बीमारियाँ होने की पूरे-पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है? देखो 1 दिन 2 दिन वाली बात नहीं होती, लेकिन अगर आपने इस चीज़ को बहुत लंबे टाइम के लिए कंटिन्यू कर रखा है ना, एक अच्छे खासे टाइम के लिए कंटिन्यू कर रखा है, तो प्रॉब्लम्स होना बहुत ज़्यादा ज़ाहिर की मतलब बात हो जाती है कि होना ही होना है, ठीक है? वैल्यू एडिशंस में देखते हैं क्या होता है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, रिस्क ऑफ ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़। सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल क्या होते हैं, जो काउच पोटैटोज़ होते हैं ना, काउच पोटैटो। काउच पोटैटो का मतलब पता है? काउच पोटैटो का मतलब होता है, बस सोफ़े पे पड़े हुए हैं, खा रहे हैं, जंक फूड कंज़्यूम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मतलब कोई फिज़िकली इनएक्टिव, मतलब फिज़िकली इनएक्टिव हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है, ठीक है? बस खा रहे हैं, और वो भी क्या खा रहे हैं, जंक फूड जो है उसे कंज़्यूम कर रहे हैं। उसकी वज़ह से बेली फैट बढ़ता चला जा रहा है, ओबेसिटी होती चली जा रही है, समझ रहे हो? तो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल वही होता है। सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल में ओबेसिटी हो जाती है, फैट बहुत बढ़ जाता है, और पता है आपकी बेली के आस-पास का जो फैट होता है ना, वो इतना डेंजरस होता है बॉडी के लिए, उससे अगर आप देखोगे ना आगे जाके पैनक्रियाटिक जो सेल्स होते हैं ना, बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं,
उसके ऊपर बहुत असर पड़ता है उनका, ठीक है? फिर वो डायबिटीज़ का टाइप 2 मैंने अभी आपको बताया ही। उसके बाद हाइपरटेंशन होता है, ऑब्वियस सी बात है, कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, बॉडी में वो सब चीज़ें बढ़ती हैं, जिसकी वजह से हार्ट जो है, उसकी जो कैपिलरीज़ होती हैं, वेन्स, आर्टरीज़, इन सब के अंदर उनका एक्यूमुलेशन होता है, तो जो हार्ट होता है उसको पंप करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, हाइपरटेंशन हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाता है। पॉल्यूशन एंड स्ट्रेस आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज़ मेजर लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स। पॉल्यूशन और स्ट्रेस, पॉल्यूशन में तो आपको पता ही है आजकल अभी दिवाली गई है, तो उसके अंदर तो जिनको भी थोड़ा-सा लंग्स की प्रॉब्लम है, ठीक है? जैसे कि जिनको ब्रोंकाइटिस है या एज़मा है ना? अस्थमा नहीं है, एज़मा बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वो पॉल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है हमारे लंग्स को, ठीक है? और ये जो स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमारी पूरी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। मैंने तो अभी आपको बताया ही है ये सब, ठीक है? इम्यूनिटी अगर आपकी खराब हुई, तो आपको छोटी से छोटी, इतनी से इतनी सी बीमारियाँ जो होती हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर जो है वो असर डालती हैं, समझ रहे हो? हल्की-हल्की बीमारी, हल्की-हल्की छोटे-छोटे इन्फेक्शन लग गया, हमारी जो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग जो आस-पास रह रहे हैं, अभी जो हम जिस हवा में साँस ले रहे हैं, आप कितने ही एयर प्यूरीफायर घर में लगा लो, किसी का भी 100% रिज़ल्ट नहीं होता बेटा, समझ रहे हो? और फिर आप मतलब पूरे घर में किस तरीके से एक बहुत जो है वो 100% अच्छा हाइजीनिक माहौल नहीं आप क्रिएट करके रख सकते। छोटे से छोटा इन्फेक्शन जो है वो आपको बीमार कर देगा। तो इसीलिए क्या है ना कि अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए हमें क्या करना है, वो हम अभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अब देखो इसमें आपको कुछ क्वेश्चन्स पूछे गए हैं, जैसे लिस्ट 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ, ठीक है? ऊपर लिखा हुआ है इसका आंसर। गिव वन एग्जांपल ऑफ जेनेटिक एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज़। मैंने आपको बताया जेनेटिक में हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, और लाइफस्टाइल रिलेटेड में तो मैंने दुनिया भर की बता दी हैं आपको। डायरिया, डिसेंट्री, कॉलेरा, फूड पॉइज़निंग, टाइफॉइड, गैस्ट्राइटिस, यहाँ पे लिखा ही हुआ है, आदि मतलब अल्सर, डायबिटीज़, ये सब, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं बेटा डेफिनिशन ऑफ हेल्थ के बारे में। अब डेफिनिशन ऑफ हेल्थ जो है ना, ये आपसे डायरेक्टली पूछ लिया था कि क्या होता है हेल्थ, से आपको क्या समझ में आता है? द टर्म हेल्थ इज वाइडली यूज्ड बट डिफिकल्ट टू डिफाइन। हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि अच्छा एक इंसान है हेल्दी दिख रहा है, ठीक है, काम अपना ठीक ठाक कर रहा है, अच्छा दिख रहा है, तो इसका मतलब वो हेल्दी है, ठीक है, उसकी हेल्थ जो है वो हेल्थ कंडीशन उसकी ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हेल्थ इज नॉट इक्वल टू जस्ट एब्सेंस ऑफ डिसीज। डिसीज का मतलब होता है व्हेन वी आर नॉट एबल टू डू आर थिंग्स प्रॉपरली, जो भी हम अपनी डेली रूटीन वर्क है उसे हम ढंग से नहीं कर पा रहे, बॉडी पेन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो डिसीज वाली कंडीशन हो जाती है। डिसईज मतलब ईज, जो भी चीजें आप इजीली कर लेते हो उसमें अब आप उनको नहीं कर पा रहे हो, तो वो डिसईज हो गया। और फिजिकल फिटनेस, ठीक है, ये चीजें जो हैं वो बस कि आपको डिसीज नहीं है कोई और आप फिजिकली फिट हो तो आप एक हेल्दी इंसान हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो क्या होता है, किसको मानेंगे कि वो इंसान जो है वो हेल्दी है? अब देखो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ 1948 के अंदर ये बताया गया, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट merely एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी, ठीक है। मतलब बस ये नहीं कि आप देखने में सही लग रहे हो कि हाँ नहीं हेल्दी तो इंसान लग रहा है, पता नहीं इसको क्या दिक्कत है। एक्चुअल में हेल्थ को कंप्लीटली पीएमएस, ये इसको याद करने की ट्रिक है, समझ लो ये ट्रिक है, आप इसको याद कर सकते हो ऐसे। पीएमएस का मतलब होता है फिजिकली, मेंटली और सोशली। अगर आप बिल्कुल अच्छे से फंक्शन अपना परफॉर्म कर पा रहे हो, सोशली का मतलब आप जो है वो नहीं होता कभी-कभी एकदम दिमाग चिड़चिड़ा हो रखा है, आप किसी से भी कुछ भी बोल देते हो, ठीक है? तो वो एक सोशली एक वेल बिहेवियर थोड़ी है। और वो दिमाग चिड़चिड़ा इसलिए हो रखा है क्योंकि मेबी आपको किसी चीज़ से स्ट्रेस है, किसी चीज़ की एंग्ज़ायटी फील हो रही है आपको, ठीक है? मेंटली वही जो चीज़ें हैं, जो आपको अफ़ेक्ट कर रही हैं, और फिज़िकली का मतलब चोट लगी हुई है, ये हो रखा है, वो हो रखा है। तो अगर आप इन तीनों चीज़ों के हिसाब से सही हो ना, अगर आपके अंदर ये तीनों चीज़ें ठीक है, तब आप एक हेल्दी इंसान माने जाओगे। समझ रहे हो? वैल्यू एडिशंस में देखते हैं, डब्ल्यूएचओ डेफिनेशन एम्फसाइजेस प्रिवेंटिव एंड होलिस्टिक हेल्थ केयर, ठीक है। उन्होंने डब्ल्यूएचओ ने ये बताया कि बस ये नहीं है कि अगर आप मतलब मस्कुलर हो या अगर आपकी फिजिकल फिटनेस अगर सही है और अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई बड़ी बीमारी इस तरीके से, बड़ी क्या छोटी बीमारी, तो आप एक हेल्दी इंसान हो। उन्होंने एक होलिस्टिक, एक पूरा का पूरा एक वो बनाया कि भाई देखो फिजिकली भी आप ठीक होने चाहिए, वो तो मस्ट है ही है, आप मेंटली भी ठीक होने चाहिए, है ना? मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए और आप सोशली एक मतलब अगर आप अच्छे हैं, मतलब अगर आप ये तीनों चीज़ें अगर आपके अंदर ठीक हैं, देन यू विल बी कंसिडर्ड एज़ अ हेल्दी पर्सन, ठीक है? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग टुगेदर डिफाइन ओवरऑल वेलनेस, ठीक है? अगर आप इन तीनों पैमानों पर खरे उतरते हो, तभी आप एक हेल्दी इंसान माने जाओगे। ऑलराइट, अब देखो बेटा, इसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछा गया था क्या? गिव
दी डब्ल्यूएचओ डेफिनेशन ऑफ हेल्थ पीछे ही पढ़ा है हमने अभी जस्ट, ठीक है? वो पीएमएस याद रखना, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग अगर आपका है तो आप जो है वो हेल्दी इंसान हो। हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिसीज जस्टिफाई, है ना? कि बस हेल्थ जो है वो बस एक एब्सेंस ऑफ डिसीज नहीं है, तो वो एक्चुअल में क्या है वो अभी हम समझ के ही आए हैं। हाइड्रेट योरसेल्फ, हमेशा बीच-बीच में पानी पीते रहा करो, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखा करो, ओके? तो ये जो चीज़ें हैं, हेल्थ डज़ नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिसीज़, है ना? कि बस एब्सेंस ऑफ डिसीज़ है तो आप एक हेल्दी इंसान हो, ऐसा तो नहीं होता। इसके बारे में अभी हमने पढ़ा ही है। तो देखो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, हम लोग देखो पीवाईक्यू बेस्ड एनसीईआरटी 100% एनसीईआरटी चल रहा है और नीट में जो भी क्वेश्चंस हैं, नीट का भी बहुत ऐसे वास्ट बहुत इतना बड़ा सिलेबस नहीं होता। समझ रहे हो कि बहुत बड़ा सिलेबस है और पता नहीं कवर हो भी पाएगा कि नहीं। आपको पता ही है आजकल का जो पैटर्न चल रहा है ना? एनसीईआरटी बेस्ड ही हो गए हैं सारी चीज़ें। एक्स्ट्रा भी होती हैं नो डाउट, एक्स्ट्रा चीज़ें भी आती हैं। वो सब चीज़ें भी हम कवर करेंगे कभी अपने फर्दर सेशंस में, ठीक है? तो अब देखो इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ मतलब क्या ज़रूरत है? हम इतना पढ़ रहे हैं हेल्थ मतलब ऐसा है, वैसा है, फिज़िकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इम्पोर्टेंस क्या है हेल्थ की? हेल्दी पीपल आर मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव एट वर्क, ठीक है? अगर मान लो कि मुझे भी बुखार है, ठीक है? और मुझे आज ये चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ कवर करना है क्योंकि परसों से मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो आपको क्या लग रहा है मेरी प्रोडक्टिविटी उतनी रहेगी 100% एफिशिएंटली मैं काम कर लूँगी? ऐसा नहीं होता बेटा। ये चीज़ आपने ये चीज़ वैसे बताने वाली है भी नहीं, आपने खुद भी अपनी बॉडी में इस चीज़ को कभी न कभी तो कुछ न कुछ छोटी-मोटी बीमारियाँ तो होती ही रहती हैं, है ना? तो जैसे कभी मान लो कि फ़ीवर आ गया, कभी मान लो कि कफ़ ही हो गया, तो भी सर भारी-भारी रहता है ना? तो भी ऐसा लगता है कि नहीं यार थोड़ा-सा ठीक हो जाएँ तब करते हैं। हम एफ़िशिएंटली अपना काम ही नहीं कर सकते और एफ़िशिएंटली काम नहीं कर सकते मान लो 1 घंटे में मैं 4 पेजेज़ अच्छे से पढ़ सकती थी। अच्छे से इन द सेंस कि अच्छे से आप कुछ भी पूछ लो मुझे सब आता है। तो वही जो मेरी प्रोडक्टिविटी है ना वो 2 पेजेज़ पर आ जाएगी उस टाइम पर और वो भी मुझे ढंग से याद है कि नहीं उसका कुछ पता नहीं है मुझे। समझ रहे हो? तो ये वाली चीज़ हो जाती है कि हमारी प्रोडक्टिविटी घट घट जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। हम एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते। इंक्रीज़ेज़ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, अच्छा काम करोगे अच्छे पैसे मिलेंगे तो प्रॉस्पेरिटी इकोनॉमिकली आपको ज़्यादा वेल रहोगे, वेल ऑफ। उसके बाद इम्प्रूव लॉन्गेविटी ऑफ द पीपल, ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा जियोगे अगर आप अच्छे एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो कर रहे हो तो। रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स, ठीक है? ये जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे, ठीक है? और जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है? उनमें भी रिडक्शन आया है। इसके बारे में ना हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत क्या मतलब अच्छे खासे डिटेल में पढ़ना है हमें इकोलॉजी में भी, है ना? ये मैटरनल और इन्फेंट का मोर्टेलिटी रेट थोड़ा-सा यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जब पैदा हो मतलब बच्चे जब पैदा होते हैं, जब वो एकदम इन्फेंसी वाली स्टेज में होते हैं और जो मैटरनल केयर होती है, वो ढंग से हो नहीं पाती। समझ रहे हो? मतलब हेल्थ में जो मतलब जो मदर होती हैं, वो अच्छे से उनकी बॉडी का ख़्याल नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से क्या होता है ना और मेडिकल केयर उतनी अच्छे से नहीं मिल पाती। बहुत ज़्यादा देखो हम तो शहरों में रहते हैं, है ना? तो हमारे पास ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे पास उपलब्ध है ना? हमारे पास हैं ये चीज़ ऑलरेडी। लेकिन जो गाँव, दूर-दराज ऐसे एरियाज़ में रहते हैं ना, रिमोट एरियाज़ में भी, क्या वहाँ पे बच्चे पैदा नहीं होते हैं? बच्चे वहाँ पे भी हो रहे हैं। लेकिन पता है उनका जो एक कि वो जी जाएँ, वो बड़े हो जाएँ, वो ज़िंदा रहें, इन सब चीज़ों का जो रेट होता है ना, वो बहुत लेस होता है क्योंकि तरह-तरह की बीमारियाँ तो होती ही हैं। समझ रहे हो? वो उनको लग जाती हैं और उनको उनके पास ना वो सारी उतनी नॉलेज होती है, तो वहाँ पे जो मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट्स जो होते हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर एक इंसान हेल्दी है, समझ रहे हो? मतलब अगर एक इंसान जो है वो हेल्थ कॉन्शियस है, उसे पता है क्या करना है, किस टाइम पर क्या नहीं, तो ये जो मोर्टेलिटी रेट्स होते हैं ना, इसमें अच्छा खासा रिडक्शन आता है, ठीक है? वैल्यू एडिशंस में हेल्दी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट टू बेटर नेशनल इकोनॉमी, ऑब्वियस सी बात है अगर आप अच्छे से पैसे कमा रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो आप देश के लिए भी बहुत अच्छा मतलब काम कर सकते हो, तो आप एक नेशनल इकोनॉमी का पार्ट हो एक तरीके से। पब्लिक हेल्थ इज़ अ की इंडिकेटर ऑफ नेशंस डेवलपमेंट, ऑब्वियस सी बात है पब्लिक की जो हेल्थ है और मतलब जैसे मान लो एक जो देश है उसके अंदर 50% लोग बीमार हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो कितना ही काम कर पाएँगे, प्रोडक्टिविटी जो है वो ऑब्वियस सी बात है वो तो गिर ही जाएगी ना। जितना भी उसकी प्रोडक्टिविटी है वो तो रिड्यूस ही हो जाएगी और अगर मान लो कि ये एक कंट्री है, दूसरी कंट्री है, यहाँ पे सिर्फ 50% लोग ही हेल्दी हैं, यहाँ पे 80% लोग हेल्दी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे के लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, तो ज़्यादा एफिशिएंसी है उनकी काम करने की, तो ज़्यादा ये जो है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रहेगी यहाँ।
अब देखो क्वेश्चन क्या आया था, स्टेट 2 फैक्टर्स इन व्हिच हेल्थ कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। यहाँ से उठा के आप कुछ भी लिख लिख सकते हो, ठीक है? इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी किस तरीके से आ सकती है। अब यहाँ से उठा के नहीं, मतलब बेसिकली आपको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताना है। स्टेट एनी 2 वेज़ इन व्हिच हेल्थ कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ठीक है? ये जो है क्वेश्चन आया था। अब देखो बेटा, वेज़ टू मेंटेन गुड हेल्थ, हम किस तरीके से एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं, है ना? हमने ये पढ़ लिया मेन मतलब जो इम्पोर्टेंस है हेल्थ की वो क्या है, हमारे लिए हेल्थ क्यों ज़रूरी है, हेल्थ एक्चुअल में क्या होती है। अब हमें ये भी तो कोई बताए कि हेल्थ को जो है वो मेंटेन कैसे किया जाएगा। तो देखो, बैलेंस डाइट खाओ आप, ठीक है? बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं है कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़, जैसे आजकल मैंने देखा है लोगों को भी, जैसे जंक फूड अगर पसंद है, तो बस वो उसी को ही कंज़्यूम करते हैं और वो कुछ नहीं खाते। बच्चे इतने ज़्यादा वैसे हो गए हैं ना कि नहीं, अगर बर्गर चाहिए तो बर्गर चाहिए ही चाहिए। मतलब एक दिन में उनको वो कंज़्यूम करना है तो करना ही है, वरना घर में बना खाना तो कोई खाता ही नहीं आजकल, जो आपकी जनरेशन के बच्चे हैं। मतलब सब ऐसे नहीं होते, आई नो, लेकिन आजकल मैंने देखा ना बहुत उनके अंदर एडमेंट होते हैं वो इन चीज़ों कुछ-कुछ चीज़ों को लेके। अभी देखो आपकी एज है तो आप खाओ, लेकिन एक बैलेंस्ड वे में, ठीक है? कभी खा लिया, कभी जो है वो घर का खाना तो ज़रूर खाना चाहिए, बैलेंस्ड वे में खाओ, फाइबर ज़्यादा खाओ, है ना? जो आपकी एक थाली होती है, ये आपकी थाली है, तो उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो हैं वो बैलेंस्ड फॉर्म में होनी ही चाहिए, ठीक है? फाइबर होना चाहिए आपकी थाली के अंदर। तो ये चीज़ें हैं, पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखो, अपने आप को जो है वो ठीक से जो है वो हमेशा ब्रश योर टीथ्स, अपने नेल्स जो हैं उन्हें ट्रिम करके रखो, ठीक है? नहाओ-धो अच्छे से और साफ-सुथरे कपड़े पहनो, पर्सनल हाइजीन, रेगुलरली एक्सरसाइज़ करो, जिससे आपकी जो नर्व्स हैं, आपकी बोन्स जो हैं, वो सब अच्छे से चलें। ठीक है? और ये सारी चीज़ें बहुत एसेंशियल हैं। योगा करो, योगा जो है प्रैक्टिस्ड सिंस एंशिएंट टाइम टू मेंटेन फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है? फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए योगा बहुत अच्छी रहती है और ये तो इंडिया में पता नहीं ना जाने कब से हो रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ करने से जो है वो हमारी जो गुड हेल्थ है वो मेंटेन रहती है। अवेयरनेस अबाउट डिसीज़ एंड देयर इफेक्ट्स इज़ नेसेसरी। हमें बीमारियों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? कि बीमारियाँ जो हैं वो हमारी बॉडी में अगर भगवान ना करे लग गई तो क्या-क्या इसके मतलब कॉजेज़ हैं या क्या-क्या इसके सिम्पटम्स हैं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे बॉडी पे, ये सब आपको पता होना चाहिए। वैक्सिनेशन लेते रहो टाइम टू टाइम, ठीक है? कोई भी चीज़ का है, जैसे अग इनफैक्ट मैं तो कह रही हूँ, अगर आपके घरों में कोई जानवर भी हैं, ठीक है? उनका भी मतलब उनकी भी वैक्सिनेशन करवाते रहो। वो भी तो एक लिविंग बीइंग ही है, ठीक है? ताकि उनसे इन्फेक्शन आपको ना लगे। अपनी भी वैक्सिनेशन आप करा लो। प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़, ठीक है? आजकल तो बच्चे पैदा होते हैं और फिर उनको उनका वो वैक्सिनेशन टाइम टू टाइम करवा ही देते हैं पेरेंट्स, है ना? वरना एक टाइम था जब पोलियो बहुत प्रेवलेंट था इंडिया के अंदर, पोलियो। लेकिन इसकी वैक्सिनेशन हुई, छोटे-छोटे बच्चों में इसको नहीं वो आता था, 2 बूंद ज़िंदगी की। समझ रहे हो? तो पोलियो की जो है वो बहुत अच्छा एक एक कैंपेन चला बहुत टाइम तक, और अब एक ऑलमोस्ट ना अभी भी है, लेकिन ना के बराबर ही है, मतलब बहुत कम केसेज़ हैं पोलियो के। ठीक है? प्रॉपर वेस्ट डिस्पोज़ल, जैसे कि आपने देखा होगा कहीं पे भी कचरा डाल देते हैं। गोवा गए थे हम, तो उसमें हमने देखा था कि वहाँ के जो बीचेज़ होते हैं, इतनी गंदगी, बाप रे! समझ रहे हो? तो ये चीज़ें जो हैं वो ऑब्वियस सी बात है, उस ही चीज़ को उसी में आप जा रहे हो, आपकी बॉडी उसी के अंदर है, तो आपको किस तरीके का इन्फेक्शन पकड़ ले, कुछ नहीं पता ना। वेस्ट डिस्पोज़ल बिल्कुल नहीं है। दिल्ली में तो और बुरा हाल है, हर चीज़ मतलब सिर्फ़ दिल्ली में तो ख़ैर ये तो पॉल्यूशन वहाँ मतलब दिल्ली में है ही, ये तो हमें पता ही है। बट और भी सिटीज़ जो हैं, वहाँ पर भी तो ये मैनेजमेंट प्रॉपर अच्छी तरीके से तो नहीं है। समझ रहे हो? कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का मतलब जो बीमारियों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं, जैसे कि आपका मलेरियल पैरासाइट, ठीक है? मलेरियल पैरासाइट जो होता है प्लाज़्मोडियम, जो एनोफिलीज़ मॉस्किटो कॉज़ करती है, ठीक है? अब अगर मान लो वो मॉस्किटो बने ही ना, समझ रहे हो? कंट्रोल ऑफ वेक्टर करो ना वहाँ पे, अच्छे से जो है वो दवाइयाँ छिड़को या पानी जो है वो उन सब चीज़ों को स्टोर ही मत होने दो। क्लीन वाटर इंश्योर्स हाइजीन, ठीक है? और जो आपका ये जो साफ-सुथरा पानी होता है ना? पानी को एक्युमुलेट तो बिल्कुल भी नहीं वो करना चाहिए, स्टोर तो बिल्कुल ही नहीं मत होने दो। स्टैग्नेंट वाटर में वैसे ही प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है? अलग-अलग तरीके के वेक्टर्स बनते हैं उसमें, ठीक? तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी गुड हेल्थ मेंटेन करती हैं। वैल्यू एडिशंस में योगा इम्प्रूव्स इम्यूनिटी एंड मेंटल फोकस, ये तो हमने पढ़ ही लिया। डब्ल्यूएचओ प्रमोट्स हेल्थ फॉर ऑल वाया
पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर। डब्ल्यूएचओ ने प्रमोट किया था ये कि भाई हेल्थ जो है वो तो प्राइमरी एक हेल्थ केयर है। प्राइमरी मतलब ये तो एक एक छोटी सी एक इनिशिएटिव ही है ये, मतलब इनिशियल स्टेज पे आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? हेल्थ को अच्छे से रखोगे तभी अपनी ज़िंदगी में कोई काम कर सकते हो। क्योंकि बेटा एक टाइम के बाद जाके सक्सेसफुल भी हो जाओगे, पैसे भी कमा लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन अगर हेल्थ ही साथ नहीं रहेगी, समझ रहे हो? तो उस चीज़ का आप बेनिफिट ही नहीं उठा सकते। जैसे अगर मान लो कि घर में कोई फेस्टिवल है या शादी है, लेकिन हम बीमार पड़े हैं, ठीक है? मतलब हम देख रहे हैं सबको मज़े कर रहे हैं सब। मतलब अपना मज़ा तो किरकिरा होता ही है, साथ में जो हमारी फैमिली है वो भी मतलब एक तरीके से दुखी होती है कि यार ये भी ठीक होता या ये भी ठीक होती तो और मज़े आते। तो ये सब चीज़ें हैं, सारी चीज़ें एक तरफ और हेल्थ एक तरफ। हेल्थ इज़ वेल्थ, इस चीज़ को याद रखना। स्वच्छ भारत अभियान एंड नेशनल इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम आर इंडियाज़ की हेल्थ इनिशिएटिव, है ना? स्वच्छ भारत अभियान चला, उसके बाद जो है मोदी जी ने काफ़ी जो है वो इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया, मतलब इनिशिएटिव को स्टार्ट भी किया और इस इनिशिएटिव को मतलब बहुत अच्छे से चलाया। स्वच्छ भारत अभियान। मेंशन एनी 3 मेजर्स फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, ठीक है? कुछ भी उठा के लिख देना यहाँ से तीनों में से। उसके बाद व्हाट इज़ द रोल ऑफ वैक्सीनेशन एंड हेल्थ मेंटेनेंस। वैक्सीनेशन की बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस होती है, मैंने आपको बताया ही है यहाँ पे, ठीक है? अब देखो बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन वन और मोर ऑर्गन्स और सिस्टम ऑफ द बॉडी आर एडवर्सली अफेक्टेड, उसे हम कहते हैं डिसीज, ठीक है? जैसे मान लो एक ऑर्गन है, उसको, जैसे मान लो लीवर है, लीवर सिरोसिस, ठीक है? लीवर सिरोसिस हो गया किसी को, सिरोसिस सिरोसिस हो गया किसी को, ठीक है? लिवर सिरोसिस हो गया तो उसमें क्या होता है, लीवर की प्रॉब्लम है ना ये, ठीक है? इसके अंदर क्या है कि ये आपका लीवर है, लीवर के अंदर ये बहुत ज़्यादा वो है, मतलब ये जो आपके लीवर के हिपैटोसाइट्स हैं और ये जो सेल्स हैं ये खराब हो गए हैं बिल्कुल ही। और ये ज़्यादातर होता है जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, है ना? अल्कोहल कंज्यूम कर लिया और उसके बाद जो है वो लीवर खराब हो गया, ठीक? तो एक ऑर्गन खराब हुआ, लेकिन जैसे एक बीमारी होती है, एक ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है ल्यूपस, ठीक है? एसएलई बोलते हैं इसको, सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस। इसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल ऑर्गन्स खराब होते हैं इसके अंदर, ठीक है? जैसे हार्ट, किडनी, स्किन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है, बहुत खतरनाक डिसीज़ है। सेलेना गोमेज़ जो है अमेरिकन सिंगर, उसको भी हुई थी यही वाली बीमारी, जिसके चलते उसने किडनी ट्रांसप्लांट कराया था। समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें या तो एक ऑर्गन या मोर ऑर्गन्स और सिस्टम पूरा एडवर्सली अफेक्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं डिसीज़। इट शोज़ सिम्पटम्स एंड साइन्स, जैसे फीवर होगा, पेन होगा बॉडी में, वीकनेस लगेगी, ये सब। सच इंडिविजुअल्स आर नॉट हेल्दी, ठीक है? ये जो वो होते हैं, ऐसे लोग जिनकी बॉडी में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो कहाँ से हेल्दी रहेंगे भाई? ऑब्वियस सी बात है, हेल्दी कैसे रह लेंगे? वैल्यू एडिशंस में टायोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है किसी चीज़ की स्टडी, तो कॉजेज़ ऑफ स्टडी के बारे में जो चीज़ होती है वो उसे टायोलॉजी बोलते हैं, इटायोलॉजी। उसके बाद पैथोलॉजी, पैथोलॉजी तो आपने हॉस्पिटल्स में भी देखा होगा ना, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट्स होते हैं, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी। उसमें इफेक्ट्स ऑफ डिसीज़ के बारे में जाना जाता है, ठीक है? डिसीज़ कैन बी एक्यूट, एक्यूट का मतलब शॉर्ट टर्म, और क्रोनिक लॉन्ग टर्म, ठीक है? कुछ बीमारियाँ होती हैं जैसे राइनोवायरस, जैसे आपको वो जो कफ और वो जो ये सारी प्रॉब्लम होती है, कफ एंड कोल्ड, राइनोवायरस, वो 3 से 7 दिन के अंदर वो ठीक हो जाता है। लेकिन क्रोनिक डिसऑर्डर्स हो गए, मतलब जैसे किसी को कैंसर हो गया, एड्स हो गया, ये सब चीज़ें कहाँ ठीक होती हैं? लॉन्ग टर्म बीमारियाँ हैं, बल्कि फेटल ही हैं एक तरीके से। मतलब एक तरीके से क्या है ही फेटल। फिर है कि उसमें क्या था, डिफाइन टर्म डिसीज़, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सिम्पटम्स एंड साइन्स ऑफ डिसीज़, ठीक है? मतलब सिम्पटम्स क्या होते हैं डिसीज़ के? ये सारे फीवर, पेन, वीकनेस, ये सब, ठीक है? और साइन्स ऑफ डिसीज़ जो होते हैं जब आपकी बॉडी के अंदर उस चीज़ के इफ़ेक्ट्स दिखने लग जाएँ, ठीक है? जैसे कि अ, निमोनिया हो जाता है। निमोनिया तो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, अभी जब हम पढ़ेंगे डिसीज़ेज़ में, जैसे बॉडी में वो ब्लूइश नेल्स और ये सब चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है? ये साइन्स हैं डिसीज़ के। क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ वो होती हैं बेटा जो ट्रांसफ़र होती हैं, ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो बीमारियाँ लग जाएँ। अब ऐसी बीमारियाँ कौन-सी होती हैं? बताओ आप? पता ही होगा ना आपको। जो वन पर्सन से दूसरे पर्सन को लग जाएँ, ऐसी बीमारियाँ कौन-सी होती हैं? ख़ैर आप कैसे बताओगे? कोई लाइव क्लास तो है नहीं। ठीक है? तो ये जो आप कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल कमेंट कर देना, तो मैं इसको देख लूँगी कि किस-किस बच्चे ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। जैसे निमोनिया हो गया, टाइफॉइड हो गया, टाइफॉइड मैरी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है?
ये सारी जो बीमारियाँ होती हैं, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, है ना? जैसे वो जो कफ एंड कोल्ड होता है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान को बहुत आसानी से लग जाती है, ठीक है? कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ होती हैं। तो ये होता है आपका इन्फेक्शियस डिसीज़, इन्फेक्शन लग गया। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ होती हैं कुछ-कुछ, जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, ठीक है? डायबिटीज़ हो गया, एड्स हो गया, कैंसर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, बहुत सारी डिसीज़ेज़ होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं फैलती, ठीक है? ये जेनेटिक हो सकती हैं, ये समझने वाली बात है कि ये जेनेटिक हो सकती हैं। जैसे डायबिटीज़ जो है वो एक इंसान से, जैसे सामने एक बंदा है ए, ये बंदा है बी, इसको इससे लग जाएगी बीमारी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो बीमारी है ना, ये जेनेटिक होती है। जेनेटिकली ये मतलब इनके अंदर ससेप्टिबिलिटी बनी रहती है, समझ रहे हो? ये मतलब एक जनरेशन है जिसके अंदर ये वाली प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? तो उसकी जो सेकंड जनरेशन आएगी ना, उसके अंदर इस बीमारी के होने के जीन्स रहते हैं, मतलब ससेप्टिबिलिटी रहेगी कि ये प्रॉब्लम्स उसमें हो सकती हैं, ठीक? तो ये हो गया। वैल्यू एडिशंस में इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ कम्युनिकेबल होते हैं कॉज़्ड बाय पैथोजेन्स, ठीक है? एक जगह एक बंदे से दूसरे बंदे को लग सकती हैं। नॉन इन्फेक्शियस जो होती हैं वो नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। नॉन कम्युनिकेबल ड्यू टू जीन्स और लाइफ़स्टाइल, ठीक है? नॉन इन्फेक्शियस, हाँ, मैंने बताया ना यहाँ पे जीन्स और लाइफ़स्टाइल, लाइफ़स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर ये डायबिटीज़, तो जेनेटिक भी होता ही है ना? मतलब मतलब अगर मान लो ऐसा आपने भी देखा होगा कि मदर और फादर को अगर है तो बच्चों में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए आपको अपना फ़िटनेस का और इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। डिफरेंशिएट बिटवीन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़, ये तो हमने देख ही लिया अभी। वन एग्ज़ाम्पल ऑफ ईच टाइप दे ही दोगे आप तो। उसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑफ डिसीज़, क्या होता है डिसीज़ अगर हो गई किसी को तो उससे क्या होगा? डिक्रीज़ इन एफिशिएंसी ऑफ वर्क आउटपुट, ऑब्वियस सी बात है अपना काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। सम इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ लाइक एड्स कैन बी फेटल, है ना? ये तो फेटल है, इंसान का पीछा नहीं छोड़ती, ना इसका कोई इलाज है। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ लाइक कैंसर्स कॉजेज़ लॉन्ग टर्म सफरिंग, है ना? कुछ-कुछ कैंसर्स जो होते हैं, वो तो ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ कैंसर्स जो होते हैं, वो अभी भी मतलब बहुत ज़्यादा सफ़रिंग होती है ऐसे पेशेंट्स को, समझ रहे हो? ठीक भी नहीं होते। उसके बाद जो है और दोबारा उनके होने के चांसेस रहते हैं। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ ऑल्सो एडवर्सली अफ़ेक्ट हेल्थ, जो अभी मैंने आपको बताया, जैसे लीवर खराब हो जाता है, ठीक है? और अगर कोई ड्रग्स इंसान ले रहा है तो उनके सीएनएस पे उसका असर पड़ता है, समझ रहे हो? बहुत अलग बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है, जैसे हनी सिंह का एग्ज़ाम्पल ले लो, समझ रहे हो? वो उनको बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, दुनिया भर की परेशानी हो गई, है ना? यही जो ड्रग्स वग़ैरह होता है, इसका बहुत बेकार यूज़ है, मतलब यूज़ क्या, इसका कहने वाली बात ये है कि ये सब चीज़ें तो पता नहीं क्यों ही लोग कंज़्यूम करते हैं, बिल्कुल कंज़्यूम नहीं करना चाहिए ये सब, समझ रहे हो बेटे? उसके बाद देखो यहाँ पर है डब्ल्यूएचओ अ, tobacco, alcohol and poor diet, 3 टॉप प्रिवेंटिव, हाँ, ये क्या लिखा हुआ है? ठीक है? मतलब डब्ल्यूएचओ ने ये बताया हुआ था कि ये जो टोबैको, अल्कोहल और पुअर डाइट है ना, ये प्रिवेंटेबल डेथ्स के कॉज़ेज़ हैं। मतलब जैसे कि क्या है कि इनको अगर टाइम पर मतलब इनको अगर टाइम पर कंट्रोल कर लिया गया, ठीक है? तो वो डेथ फैक्टर्स तक आपको नहीं लेकर जाएँगी। लेकिन ये जैसे मान लो टोबैको च्यू करते हैं, आपने देखा होगा पूरा का पूरा ये सब जो है ये कट करके निकाल लिया जाता है। समझ रहे हो? और पुअर डाइट है अगर, वही है डाइट से रिलेटेड चीज़ें अगर आपकी बेकार हैं, ठीक है? तो ये आपको, अगर आप इसको टाइम रहते ठीक कर लेते हो, तो आपको इतनी सीवियर फैक्टर्स उसके नहीं देखने को मिलेंगे। पब्लिक अवेयरनेस प्लस अर्ली डिटेक्शन की टू कंट्रोल, ठीक है? अगर आप पब्लिकली इन सब चीज़ों को, जैसे पोलियो था ना, पोलियो के बारे में बहुत बड़ा एक कैंपेन चला था, ठीक है? तो इसको अगर आप पब्लिकली अवेयरनेस उसकी फैला देते हो और अगर इसकी अर्ली डिटेक्शन हो जाए कुछ-कुछ चीज़ों की, जैसे हाँ, पता चल गया कि अच्छा ये बॉडी के अंदर ये बीमारी है, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ होता है ना, टाइप 2 डायबिटीज़ अगर अर्ली स्टेजेस में पता चल जाता है, तो इसको सिर्फ़ आप लाइफ़स्टाइल ठीक करने से ठीक कर सकते हो, समझ रहे हो? ऐसा होता है, तो वो होती है की टू कंट्रोल। पीवाईक्यूज़ में हाउ डू ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, ठीक है? कैसे अफेक्ट करता है, वो तो हमने अभी जान ही लिया। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, तो प्लीज़ कमेंट एंड आंसर बिलो, जो भी अगर आपको कोई भी चीज़ कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है, तो प्लीज़ मुझे ये सब चीज़ें बताओ, ठीक है? और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, यही वाला क्वेश्चन पूछती हूँ, हाउ डू ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, कैसे अफेक्ट करती है ह्यूमन हेल्थ को, ठीक है? तो इसका आंसर आप मुझे ज़रूर बताना एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ताकि आपको पार्ट 2 की नोटिफ़िकेशन आ जाए और हम इसका पार्ट 2 अच्छे से कर पाएँ। ओके? देन थैंक यू ऑल।